पंचकर्म के उपकरणों का परिचय एवं उनके प्रयोग। आयुर्वेद चिकित्सा के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो रोग का निवारण करना एवं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुरक्षा देना या संरक्षण देना। पंचकर्म चिकित्सा इन दोनों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य करती है। रोगों के उत्पादक यानी रोग के पैदा होने के मूल कारण यानी जो शरीर में दोष हैं उनको शुद्ध करती है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यानी पंचकर्म से शरीर का शोधन होता है। स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य संरक्षण में भी पंचकर्म उपयोगी हैं। दोषों के स्वाभाविक अशुद्धि को दूर करने में भी पंचकर्मों का उपयोग होता है। ऋतुओं में रोगों से बचाने के लिए जैसे बसंत में बमन, शरद में विरेचन, आषाढ़ व श्रावण में बस्ती का प्रयोग करना उचित है। इन पंचकर्मों के प्रयोग से शरीर में निरोगिता आती है तथा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एवं रक्तमोचन नामक 5 कर्मों को प्रधान कर्म भी कहा गया है और इन्हें पंचकर्म की श्रेणी में रखा गया है तथा इन प्रधान कर्मों को करने के कुछ उपकरणों की सहायता ली जाती है। यानी इनको करने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है जिन्हें पंचकर्म उपकरण कहा जाता है। इन उपकरणों का विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार से है। बमन में प्रयोग होने वाले उपकरण। कोष्ठ में एकत्रित कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए बमन कर्म का उपयोग किया जाता है। बमन मुख्य मार्ग से दोषों को बाहर निकालने वाला पंचकर्म है। यानी मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है। उधर मार्ग से कुपित दोषों का बाहर निकालने वाली क्रिया बमन कहलाती है। बमन को उल्टी भी कहते हैं, जिससे दोष स्वयं बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसके करने के लिए कुछ उपकरणों आदि की सहायता ली जाती है। बमन कर्म का प्रयोग पंचकर्म के अंतर्गत तो किया ही जाता है। बमन का अकेले प्रयोग भी स्वतंत्र चिकित्सा या इंडिविजुअल रूप में किया जाता है। बमन कर्म की आवश्यक सामग्री की बात करें तो जैसे एक छोटे बड़े 2 तौलिए, एक बड़ा प्लास्टिक का टब बमन करने के लिए या बमन पात्र, कोई स्टोव, हीटर या भगोने आदि, कटोरी, गिलास, मेज, चम्मच आदि। बमन योग यानी जो औषधि बमन कराने के लिए पिलाई जाती है, जैसे गुनगुना पानी, शक्कर, सेंधा नमक आदि द्रव्यों का उपयोग करने के लिए घोल बनाया जाता है। उपद्रव या बीमारियों की चिकित्सा हेतु शंखवटी, शिवाछार, पाचन चूर्ण, चित्रकादि वटी, संजीवनी वटी, मयूर पिच भस्म, शीतल जल या बर्फ के टुकड़ों का उपयोग भी किया जाता है। अब यदि इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों की बात करें तो इसके क्या उपकरण होते हैं, जैसे बमन पीठ। बमन में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो औषधि हम ग्रहण कर रहे हैं वो किसी उचित चिकित्सक या डॉक्टर या वैद्य के निरीक्षण में ही ग्रहण करनी चाहिए। उनके अंतर्गत ही या उनके संरक्षण में ही पंचकर्म का उपयोग करना चाहिए। अब यदि बमन पीठ की बात करें तो बमन पीठ क्या होती है। बमन पीठ एक लकड़ी की कुर्सी तथा स्टील की मेज से बना उपकरण होता है जिसका उपयोग बमन में किया जाता है। बमन पीठ में एक ट्यूबलर स्टील बमन टेबल और पीछे की ओर झुकी हुई एक कुर्सी होती है। बमन टेबल में एक स्टील की बाल्टी, 2 गिलास होल्डर और एक यूटिलिटी बार लगा होता है। बमन क्रिया के लिए एक 5 लीटर जार नापने के लिए इस यंत्र के साथ दिया जाता है। गतिशीलता के लिए टेबल 4 पहियों से जुड़ी हुई होती है जिससे उसको आराम से इधर उधर खिसकाया जा सके। आराम करने के लिए रिक्लाइनिंग बैक और सीट ठोस लकड़ी के पायदान से जुड़ी होती है।
इस उपकरण का प्रयोग करके बमन कर्म में सहायता मिलती है। बमन पीठ का प्रयोग। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली बमन क्रिया के लिए बमन कर्म को करने वाले व्यक्ति को बमन औषधि व बमन द्रव्य पिलाए जाते हैं। फिर जब व्यक्ति को उल्टी या बमन का वेग या इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे उस बमन पीठ की कुर्सी पर बैठाते हैं। फिर रोगी या व्यक्ति से जो बमन पीठ पर बैठा है उससे जुड़ी हुई मेज पर जो बाल्टी होती है उसमें थोड़ा आगे झुककर बमन को करता है, यानी उल्टी को करता है। बमन पूर्ण होने के बाद बमन पीठ में जो कुर्सी होती है उसे थोड़ा पीछे झुकाकर थोड़ा आराम किया जाता है। बमन पीठ उपकरण का प्रयोग करने से बमन क्रिया आसानी से हो जाती है। यानी बमन क्रिया का मुख्य उपकरण है बमन पीठ। अब यदि विरेचन कर्म में प्रयोग होने वाले उपकरण की बात करें तो विरेचन क्रिया में दूषित दोष को नियंत्रित करके या बाहर निकालने के लिए मल मार्ग का उपयोग किया जाता है। यह विशेषतः पित्त दोषजन्य व्याधियों में किया जाता है। सामान्यतः विरेचन से अधोमार्ग यानी पेट और उससे नीचे के दोषों को शुद्ध किया जाता है। इसमें भी औषधि का उपयोग किया जाता है, परंतु औषधि मुख मार्ग से दी जाती है जो आमाशय में स्थित दोषों को बाहर निकालती है। विरेचन कर्म की आवश्यक सामग्री क्या हो सकती है? विरेचन औषधि, मलपात्र यानी बेड पेन्स, मेजर गिलास नापने वाला कोई गिलास, मल त्याग करने या इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा पात्र, जल एवं जल रखने के लिए पात्र। अब इसके उपकरणों की बात करें तो वह क्या है? जैसे मलपात्र, बेड पेन्स या सैया मलपात्र भी इसको कहते हैं। मलपात्र एक ऐसी सुविधा है जो विरेचन कर्म के समय मल एवं मूत्र की समुचित व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बेड पेन स्वस्थ देखभाल सुविधा में एक बेड रेस्ट रोगी के लिए शौचालय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पात्र है। यह आमतौर पर धातु, कांच, सेरेमिक या प्लास्टिक से बना होता है। मूत्र और मल दोनों के इकट्ठा करने के लिए या उनको बाहर निकलते समय उपयोग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेड पेन आमतौर पर स्टेनलेस स्टील से बनते हैं जो साफ करने में आसान और टिकाऊ होते हैं, लेकिन ठंडे, सख्त और उपयोग में असहज भी हो सकते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए एर्गोनोमिक बेड पेन विकसित किए गए हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। आजकल बेड पेन का उपयोग विरेचन कर्म के लिए भी किया जा रहा है। विरेचन में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरण की बात करें तो जैसे मलपात्र का उपयोग। मलपात्र एक स्टील तथा प्लास्टिक से बना पात्र व उपकरण है। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली क्रिया विरेचन के समय इसका उपयोग किया जाता है। विरेचन की क्रिया में रोगी या व्यक्ति को विरेचन द्रव्य या औषधि देने के पश्चात जब उसे मल त्याग की इच्छा होती है तो मल त्याग के समय उसका मल पात्र में निष्कासित करा लिया जाता है। फिर मल पात्र से मल को किसी बड़े पात्र में एकत्रित करके या शौचालय में ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। इस प्रकार विरेचन की क्रिया में मल पात्र का उपयोग मल एकत्रित करने में निष्कासित करने के लिए किया जाता है। विरेचन पीठ। विरेचन में उपयोग होने वाला एक उपकरण है विरेचन पीठ। विरेचन पीठ एक लकड़ी या लोहे व स्टील की धातु से बनी कुर्सी होती है जिसका उपयोग विरेचन क्रिया के समय मल त्याग के लिए किया जाता है। कुर्सी के मध्य में मल पात्र के आकार का एक बड़ा सा छिद्र होता है जिस छिद्र से कुर्सी के नीचे की ओर एक स्टील या प्लास्टिक का बाल्टी नुमा पात्र जुड़ा होता है। विरेचन पीठ में कुर्सी के नीचे पहिए भी लगे होते हैं जिससे विरेचन पीठ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा रोगी के लिए भी आसानी होती है। विरेचन पीठ का उपयोग या प्रयोग। विरेचन कर्म के अंतर्गत जब रोगी या किसी व्यक्ति को विरेचन द्रव्य देते हैं
उसके देने के बाद मल त्याग की जब तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है तब विरेचन पीठ का उपयोग किया जाता है। मल त्याग की इच्छा होने पर व्यक्ति को विरेचन पीठ पर बैठा दिया जाता है। कुर्सी के मध्य जो छिद्र होता है उसके द्वारा मल कुर्सी के नीचे जुड़े मल पात्र में एकत्रित हो जाता है। फिर मल पात्र में एकत्रित मल को शौचालय में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार विरेचन पीठ का उपयोग विरेचन क्रिया के समय मल त्याग करने व मल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब अगले पंचकर्म यानी बस्ती की बात करें तो बस्ती कर्म में प्रयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। बस्ती क्रिया में बस्ती यंत्र द्वारा औषधियों या काढ़े या दवाई को गुदा मार्ग यानी मल मार्ग से दिया जाता है। यह विधि दो प्रकार की होती है, अनुवासन तथा स्नेह बस्ती। स्नेह बस्ती जैसे घृ तेल आदि द्वारा दी जाने वाली। निरुबस्ती या आस्थापन बस्ती क्या होती है, औषधियों के काढ़े से दी जाने वाली बस्ती। इसके अतिरिक्त मूत्र मार्ग अथवा योनि मार्ग से दी जाने वाली बस्ती को उत्तर बस्ती कहा जाता है। आचार्य चरक ने बस्ती उसे कहा है जो नाभि प्रदेश कटी प्रदेश में जाकर मल और दोषों के संचय को शरीर से बाहर निकालती है। बस्ती क्रिया पंचकर्म क्रियाओं में सबसे अधिक उपयोगी कर्म है। बस्ती कर्म में बस्ती यंत्र का उपयोग किया जाता है। अतः यह बस्ती यंत्र क्या है? बस्ती यंत्र विशेष प्रकार का एक यंत्र है। जिस विशेष यंत्र से बस्ती दी जाती है उसे बस्ती यंत्र कहा जाता है। यह बस्ती यंत्र एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बस्ती कर्म को निष्पादित करने के लिए वे बस्ती द्रव्य यानी दवा को यानी काढ़े को मल मार्ग में अंदर भेजने के लिए किया जाता है। बस्ती यंत्र के मुख्य अंग क्या हैं? बस्ती यंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बस्ती पुटक व बस्ती नेत्र। अब बस्ती पुटक क्या है? बस्ती पुटक बस्ती यंत्र का वह भाग है जिसमें बस्ती योग यानी औषधि रखी जाती है यानी दवाई भरी जाती है और इसी में बस्ती नेत्र को जोड़ देते हैं। बस्ती पुटक वस्तुतः एक खाली या होलो लगभग एक गोल या स्क्वायर एक थैलीनुमा यंत्र होता है, यानी एक प्लास्टिक की थैली समझ सकते हैं। बस्ती पुटक बस्ती देने से पहले बस्ती का जो द्रव्य है या जो औषधि है वह इसमें भर दी जाती है। पुराने जमाने में बैल, लोमड़ी, भैंस, हिरन आदि के मूत्राशय यानी ब्लैडर का उपयोग इस बस्ती के द्रव्य या औषधि को भरने के लिए किया जाता था, परंतु अब व्यावहारिक रूप से इस प्रकार की बस्ती यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जो मॉडर्न टाइम में या बाजार में उपलब्ध यंत्र हैं या जो व्यवहार में लाए जाते हैं, ये मुलायम रबड़ की थैली के बने होते हैं और प्लास्टिक बैग के भी बने होते हैं। प्लास्टिक बैग या फुटबॉल का ब्लैडर आदि की स्ट्रक्चर के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। अब वर्तमान में रबड़ के लंबे गोल बस्ती पुटक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे यूरो बैग भी कहते हैं। बस्ती नेत्र यानी अब इसका जो दूसरा हिस्सा है बस्ती यंत्र का, पहला तो था बस्ती पुटक, अब दूसरा है बस्ती नेत्र। बस्ती नेत्र क्या है? बस्ती पुटक के छेद में या छिद्र में उसके साथ एक यंत्र जोड़ा जाता है जिसे बस्ती नेत्र कहते हैं। ये एक प्रकार की नलिका की तरह होता है जिसे बस्ती नेत्र कहा जाता है। बस्ती नेत्र बस्ती पुटक के छिद्र को कहते हैं जिसमें एक नलिका लगी होती है जो खुलने एवं बंद होने वाला आंख की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। इसी नलिका को गुदा मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। इसके द्वारा ही मल मार्ग में व गुदा मार्ग में जो औषधि द्रव्य है अंदर जाता है। पुराने समय में इस बस्ती नेत्र का निर्माण सोने, चांदी, तांबे
पीतल आदि की धातुओं से खोखला करके किया जाता था, जैसे एक खोखला बांस होता है। लेकिन वर्तमान समय में तांबे, पीतल, स्टेनलेस स्टील या रबड़ की नली का प्रयोग होता है, इन्हें उपयोग में लाया जाता है। बस्ती नेत्र एक लंबा खोखला पाइप होता है जो आधार पर चौड़ा होता है, जबकि ऊपर से संकरा होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और साथ ही छेद व्यक्ति की उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः बस्ती नेत्र की लंबाई 1 से 6 वर्ष तक के लिए 6 अंगुल, 7 से 14 वर्ष तक के लिए 8 अंगुल, 14 से 18 वर्ष तक के लिए 10 अंगुल तथा 18 से ऊपर तक के व्यक्ति के लिए 12 अंगुल या 9 इंच के लगभग का प्रयोग किया जाता है। बस्ती नेत्र आधुनिक बस्ती पुटक यंत्र या एनीमा पात्र या यूरोबैग। एनीमा शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किंतु यह हिंदी में भी प्रचलित हो गया है। अधिकांशतः व्यक्ति एनीमा शब्द का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसे बस्ती क्रिया के नाम से जाना जाता है। निरु तथा अनुवासन बस्ती अगर मात्रा में अधिक हो तो ये एनीमा केन से दी जाती है। मात्रा बस्ती आदि को सीरीज आदि से दिया जाता है। निर्विवाद रूप से आज एनीमा केन से बस्ती देना प्रचलन में है और यह सुविधाजनक और उपयोगी भी है, लेकिन इस विधि में समय लगता है। समय के साथ साथ बस्ती द्रव या बस्ती देने वाली औषधि एक बार में तथा दबाव से नहीं पहुंचते हैं। इस कारण से कुछ चिकित्सकों ने बस्ती पुटक के रूप में यूरोबैग का प्रयोग प्रारंभ किया है। यूरोबैग में जिस मार्ग से मूत्र बैग के अंदर जाता है, यानी यह वन वे होता है, उस पाइप को मूल से यानी रूट से काट देते हैं। उस मार्ग से ही एक कुप्पी या कीप या सीरीज का पिस्टन निकालकर मुख के अंदर प्रवेश कराकर मार्ग से जोड़ देते हैं, जो कीप की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से बस्ती द्रव्य मात्रा अनुसार यूरोबैग में चला जाता है। यूरोबैग में निशान लगे होते हैं मेजरमेंट की, इसमें कितना द्रव्य भरना है, उतना द्रव्य यूरोबैग में भर लेते हैं। यूरोबैग के दूसरे मार्ग जो बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे मूत्र को यूरोबैग से बाहर गिराते हैं, उस भाग में बस्ती नेत्र की नली या कोई रबड़ का कैथेटर जोड़ देते हैं। बस्ती देने के समय यूरोबैग को नीचे से निचोड़कर दबाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और उचित मान या मेजरमेंट तक बस्ती द्रव्य को अंदर जाने देते हैं या बस्ती दान देते हैं। इसको एनीमा पात्र या एनीमा यंत्र भी कहते हैं, जो बाजार में मुख्य रूप से प्रचलित है। अब पंचकर्म के यदि बस्ती यंत्र के प्रयोग की बात करें तो यह कैसे होता है। बस्ती यंत्र में एनीमा पोर्ट या फ्लैट्स ट्यूब या एनीमा ट्यूब से युक्त या एनीमा सीरीज से जो एनीमा ट्यूब से जुड़ी होती है, जिसको नेत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बस्ती नेत्र के रूप में। बस्ती देने के लिए बस्ती नेत्र के रूप में रबड़ के कैथेटर को भी प्रयोग कर बस्ती यंत्र तैयार कर लेते हैं। रोगी को बाएं करवट लिटाकर रखते हैं। इस अवस्था में गुदा की या मल द्वार के जो फोल्ड्स होते हैं, यानी मलाशय, पक्वाशय, सभी एक समानांतर स्थिति में आ जाते हैं और बस्ती देने पर बस्ती सुगमता से अंदर प्रवेश करती है एवं सुख पूर्वक वापस भी आ जाती है। गुदा को और बस्ती नेत्र को जात्यादि तेल या घृत आदि से चिकना कर लेना चाहिए। रबड़ ट्यूब को गुदा मार्ग पर रखकर रोगी को गहरी सांस लेने को कहते हैं और नेत्र ट्यूब को 4 से 6 इंच तक धीरे धीरे गुदा मार्ग या मल मार्ग में प्रवेश कराते हैं। नेत्र यानी ट्यूब को बस्ती पुटक यानी एनीमा पोर्ट पात्र के द्वारा जो उसमें द्रव्य भरा है वो मल मार्ग में पहुंचाते हैं।
बस्ती पुटक पर एक सम गति से बिना हाथ को हिलाए डुलाए या कपाए पीड़न के साथ द्रव्य को पक्वासे में धकेलते हैं या पुश करते हैं। बस्ती दान के बाद यानी बस्ती क्रिया के बाद जो बस्ती नेत्र या ट्यूब है उसको सावधानी पूर्वक तुरंत निकाल लेते हैं। रोगी को उसी अवस्था में 1.5 से 1 मिनट या 2 मिनट तक रखते हैं, फिर उसे बैठाकर मल विसर्जन के लिए यानी मल त्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि रोगी पक्षाघात आदि में है या पैरालिसिस आदि में है तो उसे बिस्तर पर ही मल पात्र बेड पैन के द्वारा मल त्याग कराते हैं, अन्यथा विरेचन पीठ का उपयोग करते हैं। बस्ती प्रयोग के दौरान ही अगर मल की इच्छा हो तो बस्ती नेत्र को बाहर निकाल लेते हैं और मलमूत्र विसर्जन के बाद पुनः दोबारा बस्ती देते हैं, फिर मल का वेग आने पर मल त्याग कराते हैं। अब पंचकर्म के अगले कर्म या प्रधान कर्म की बात करें तो वह क्या है? नस्य। नस्य में प्रयोग होने वाले उपकरण। औषधियों को नासा यानी नासिका यानी नोस्ट्रिल से प्रविष्ट करवाने वाले कर्म को नस्य कर्म कहते हैं। आयुर्वेद में नासा को सिर का द्वार कहा गया है, यानी नासिका सिर का द्वार है तथा इस कर्म से सिर व गले में एकत्रित दोष बाहर निकलते हैं। जो औषधि नासिका द्वारा ग्रहण की जाती है उसे नस्य कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने नस्य के बारे में बताया है कि औषधि द्रव्य या औषधि से नासिका मार्ग के देने की क्रिया का नाम नस्य क्रिया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जो औषध द्रव्य जैसे सूक्ष्म चूर्ण अथवा लिक्विड अथवा द्रव्य के रूप में नासिका रंध्रों से ग्रहण कराया जाता है यानी नोस्ट्रिल से, नस्य कहलाता है। वस्तुतः नासिका मार्ग से औषध देने के कारण ही इसे नस्य कहते हैं। नस्य में प्रयोग विधि के आधार पर चरक संहिता में 5 प्रकार का बताया गया है। नावन, अवपीड़, धमापन, धूम और प्रतिमर्श, ये 4-5 प्रकार के नस्य होते हैं। नस्य के इन प्रकारों के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नस्य कर्म की आवश्यक सामग्री क्या है? रोगी के श्राव को या बहने की औषधि को जो नाक से बहेगी उसे पहुंचने के लिए छोटी तौलिया तथा रोगी को ढकने के लिए एक बड़ी तौलिया, अंगीठी, हीटर, धातु का टब, जलपात्र आदि। नस्यपीठ, धूम यंत्र यानी एक सिगार की तरह यंत्र होता है, या ड्रॉपर जिससे हम नाक में जनरली ड्रॉप डालते हैं, इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नस्यपीठ, रोगी को नस्य 2 अवस्थाओं में दिया जाता है, बैठाकर और लिटाकर। इसके लिए नस्य गृह में नस्यपीठ यानी जहां नस्य दे रहे हैं उस स्थान में नस्यपीठ या नस्य सैया यानी लेटने की स्थिति के उपकरण रखते हैं। नस्यपीठ एक तरह की कुर्सी होती है जिसमें गर्दन के भाग को टिकाकर सिर को नीचे यानी कुर्सी के पीछे की तरफ जिसमें झुकाया जा सके, पीछे की तरफ झुकाकर रखते हैं। इस प्रकार नस्य सैया में भी ग्रीवा यानी गर्दन के सहारे बाकी शरीर से सिर को नीचा रखते हैं, जिससे नासिका का भीतर का भाग सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और नस्य क्रिया या नस्य ध्यान आसानी से हो जाता है। कुर्सी 1.5 से 2 फुट ऊंची रखते हैं। अब अगला उपकरण क्या है नस्य का? ड्रॉपर। ड्रॉपर का उपयोग नस्य के एक प्रकार नावन नस्य के लिए किया जाता है। पहले इसके लिए रुई के फाहे को नस्य द्रव्य में डुबोकर उपयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में ड्रॉपर को नासिका मार्ग में बूंद बूंद करके टपकाकर नावन नस्य में उपयोग किया जाता है। आज के समय में बाजार में कई प्रकार के ड्रॉपर उपलब्ध हैं जो मुलायम तथा कठोर दोनों तरह की प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। ड्रॉपर के ऊपरी हिस्से पर रबड़ की एक खोखली गद्दी होती है जिसका उपयोग दबाने के लिए किया जाता है।
इस गद्दी में प्लास्टिक की एक पतली नली जुड़ी होती है तथा उसमें मेजरमेंट यानी मापने के लिए ml का पैमाना बना होता है। जब नश्य द्रव्य में इस नली को डुबोते हैं तथा नली के ऊपर जुड़ी गद्दी को दबाते हैं, फिर ढीला छोड़ते हैं, तो जो नश्य द्रव्य यानी औषधि है वे प्लास्टिक की नली में प्रवेश कर जाती है और फिर नश्य पीठ पर लेटे या बैठे व्यक्ति के नासिका रंध्रों यानी नोस्टिल्स में इस ड्रॉपर के ऊपर लगी गद्दी को दबाते हैं तो प्लास्टिक की नली से जो द्रव्य है वह नासिका में बूंद बूंद कर टपकने लगता है। इस ड्रॉपर की सहायता से नश्य की क्रिया सरलता पूर्वक हो जाती है। अब नश्य के अगले यंत्र की बात करें तो जैसे जो ध्यापन नश्य में प्रयोग होता है, जैसे ध्यापन नश्य को ही प्रधमन नश्य भी कहते हैं। जिस नश्य कर्म में धमन या फूंक मारकर औषधि को या औषधि चूर्ण को नासिका मार्ग में प्रवेश करा देते हैं उसे प्रधमन नश्य कहते हैं। प्रधमन नश्य या इनफ्लेक्शन में एक 6 इंच लंबी नली जिसका दोनों ओर से दोनों छोर खुले होते हैं, उसमें तीक्ष्ण द्रव्य का कपड़छन चूर्ण या सूक्ष्म या बारीक चूर्ण आवश्यकता अनुसार भर लेते हैं। इस नली का एक छोर नासिका छिद्र से लगाकर तथा दूसरे छिद्र में चिकित्सक मुंह से हवा फूंकता है। यही ध्यापन नश्य है या प्रधमन नश्य है। यह एक शोधन नश्य है। इसको आजकल दूसरी अन्य विधियों से प्रयोग करते हैं। चूर्ण को हल्के वस्त्र में रखकर पोटली बनाकर उसे नासिका द्वारा जोर से सूंघते हैं या किसी पेपर पर थोड़ा चूर्ण रखकर नासिका के पास रखकर जोर से सूंघते हैं। यह क्रम एक नासा या नासिका बंद कर दूसरे को पुनः दूसरी नासिका से भी सूंघते हैं, यानी एक नोस्टिल को बंद करके करते हैं पहले, फिर दूसरी नोस्टिल से। इस प्रयोग को भी शिरोगत, कफ रोग, स्वर भेद, सिरसूल आदि में प्रयोग करते हैं, जिससे इन रोगों में लाभ होता है। धूम यंत्र या धूमपान यंत्र। धूमपान उपकरण एनिमा नोजल के समान ही होता है। यह पीतल आदि धातुओं से निर्मित होता है। धूमपान यंत्र का उपयोग धूम नश्य के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की नलिका होती है जिसका निचला सिरा चौड़ा होता है तथा ऊपरी सिरा पतला होता है। कुछ चिकित्सक धूम नश्य के लिए सिगार पाइप का भी उपयोग करते हैं। धूम नश्य में प्रयोग होने वाले औषधियों को नश्य नलिका यानी सिगार जैसे यंत्र में रखकर उसे प्रज्वलित यानी जलाकर नलिका के दूसरे हिस्से को नोस्टिल या नोज के पास लाकर नाक से अंदर खींचते हैं तथा एक नोस्टिल को बंद रखते हैं तथा दूसरी वाली से भीतर खींचते हैं। अब अगले पंचकर्म की बात करें तो यह है रक्त मोषण। रक्त मोषण कर्म में प्रयोग होने वाले उपकरण। रक्त मोषण शब्द का अर्थ है रक्त का मोषण, अर्थात बहा देना, बाहर निकाल देना आदि। अतः रक्त मोषण वह कर्म है जिसमें किसी विधि से अशुद्ध रक्त का शरीर से बाहर निकलना होता है तथा अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दो प्रकार से की जाती है, शस्त्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और शस्त्र रहित। शस्त्र द्वारा रक्त मोषण करने के लिए निम्नलिखित यंत्र व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जलोका, सुरंग, अबालू, घटी यंत्र आदि। जलोका उपकरण का प्रयोग। जलोका पानी में पाया जाने वाला एक मोटा कीट होता है जो जीवों के शरीर में चिपक कर उनका खून चूसता है। इसे जोक या लीच भी कहते हैं। आजकल लीच थेरेपी काफी प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन समय से ही जोक थेरेपी से इलाज किया जाता रहा है। खून से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए
जोक से रक्त को चुसवाया जाता है। जलोका यानी लीच का प्रयोग पित्त शुद्धि तथा रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जहां जलोका को लगाना है वहां पर त्वचा में शुद्ध की हुई सुई को या उसके द्वारा एक छेद कर देते हैं ताकि वहां रक्त की कुछ बूंदें आ जाएं। छिद्र के मध्य में जलोका यानी जोक को लगा देते हैं। खुजली होने लगे तो यह समझना चाहिए कि जलोका अब शुद्ध रक्त का पान कर रही है, तब उसे उसके ऊपर सेंधा नमक छिड़ककर वहां से जलोका या जोक को हटा देना चाहिए। अब रक्त मोक्षण में अगला यंत्र है श्रृंग यानी एनिमल हॉर्न या सींग, जो पशुओं के सींग होते हैं। श्रृंग पशुओं के सींग को कहा जाता है। पशुओं के खोखले सींग का उपयोग एक समय में रक्त मोचन के लिए किया जाता था। शस्त्र द्वारा यानी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा रक्त मोचन में श्रृंग यानी काउ कॉर्न का प्रयोग वात शुद्धि या वात पित्त शुद्धि के लिए या त्वचा रोगों के लिए किया जाता था। इसमें त्वचा पर चीरा लगाया जाता है जिस पर जानवरों का सींग लगाया जाता है। त्वचा पर सींग के चौड़े हिस्से को रखते हैं तथा नुकीले हिस्से से रक्त चूसा जाता है। इस क्रिया में निर्वात का सिद्धांत यानी सींग के अंदर वैक्यूम का प्रिंसिपल या सिद्धांत लागू होता है। अबालू यंत्र। अबालू यंत्र एक तरह की लौकी के जैसे दिखाई देने वाली सब्जी के फल को सुखाकर बनाया जाता है। अबालू यंत्र का आकार सपेरे द्वारा बजाई जाने वाली बीन की तरह गोल व थोड़ा लंबा होता है। अबालू या ग्राउंड का प्रयोग वात कफ शुद्धि के लिए या त्वचा विकारों के लिए होता है। घटी यंत्र का प्रयोग गुल्म में भी होता है तथा कफ व रक्त शुद्धि के लिए भी होता है। घटी यंत्र यानी कूपिंग। घटी यंत्र का प्रयोग गुल्म में एक देश अवस्थित रक्त पिंड में यानी एक उचित स्थान में जो रक्त की कोई अशुद्धि हो उसके लिए करते हैं। कफ बात से कुपित हुए रक्त को शुद्ध करने के लिए करते हैं। अबालू एवं घटी यंत्र का प्रयोग एक ही सिद्धांत के अनुसार होता है जिसमें वैक्यूम की तरह हम उसका उपयोग करते हैं। और आधुनिक कूपिंग जिसमें कूपिंग गिलास का प्रयोग भी होता है। आजकल बने बनाए यंत्र भी आने लगे हैं जो घटी यंत्र और अबालू यंत्र की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। अबालू घटी यंत्र रक्त को चूसने की विधि से प्रयोग किया जाता है। इस तरह के उपकरण से कई बार स्त्रियां अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए अपने स्तनों से दूध निकालने का कार्य भी करती हैं। इनको कपिंग यंत्र भी कहा जाता है। कपिंग यंत्र में एक हिस्सा कांच या प्लास्टिक का बना होता है तथा दूसरा हिस्सा रबड़ का बना होता है जिसका आकार रबड़ की गेंद की तरह होता है। रक्त मोचन में इस यंत्र के द्वारा अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर खींचने का कार्य किया जाता है। कपिंग गिलास को त्वचा के जिस स्थान पर अशुद्ध रक्त की नस है उस जगह को बेधा जाता है या कट लगाया जाता है। उस स्थान पर रखकर रबड़ वाले हिस्से को दबाते हैं तथा फिर ढीला छोड़ते हैं जिससे हवा के दबाव के कारण वह त्वचा पर चिपक जाता है और अशुद्ध रक्त उसमें भरने लगता है। अब अगले यंत्र की बात करें तो रक्त मोचन में क्या उपयोग होते हैं, जैसे सिरावेद या वेन पंचिंग यंत्र। रक्त मोचन के प्रच्छदन एवं सिराबद्धी में यानी नस को काटने और या उसमें छेद करने के लिए ये यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। आधुनिक सुई या सीरीज आदि का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। किसी सुई या सीरीज के उपयोग से अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा रक्त मोचन का प्रयोग करने के लिए शरीर की एनाटॉमी, शरीर क्रिया या फिजियोलॉजी, इन दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ बुद्धि का कौशल,
प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुभव की भी आवश्यकता होती है। रक्त मोचन की इस विधि के लिए बाजार में पंचर निडिल, बटरफ्लाई निडल्स या वेन पंचर निडल उपलब्ध हैं तथा इंजेक्शन लगाने वाली कई तरह की सुविधाजनक सुइयां सीरीज भी सरलता से उपलब्ध हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा के लिए एक उपयोगी साधन है तथा आज बाजार में कई प्रकार के सरल उपकरण पंचकर्म को कराने के लिए उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल में नहीं थे। इन यंत्रों की सहायता से पंचकर्म को बड़ी सरलता से लिया जा सकता है, परंतु पंचकर्म का प्रयोग किसी वैद्य, चिकित्सक या किसी डॉक्टर के संरक्षण में ही उसके सामने लेना सुविधापूर्ण, सुरक्षापूर्ण एवं उत्तम रहता है, जिससे और अधिक प्रभाव हमारे शरीर पर होता है व रोग दूर होते हैं।